90% इन्वेस्टर्स को लगता है कि वो मार्केट के लिए बने ही नहीं हैं, या मार्केट एक रिग्ड गेम है, या फिर मार्केट में वो बहुत अनलकी हैं और मार्केट में साल 2 साल 3 साल बड़ा पैसा बनाने को ट्राई करते हैं, और जब नहीं बनता है तो मार्केट को छोड़ देते हैं। आप सिर्फ एक गलती कर रहे हैं, और वो उस गलती के बारे में मैं आपसे आज बात करने जा रहा हूँ। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products to this channel. हेलो, हाय एवरीवन, मेरा नाम है निखिल गांगिल। मैं हूँ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू इक्विटी एडवाइज़र। हमारी फर्म इस देश में 1500 से ज़्यादा लोगों को वैल्यू इन्वेस्टिंग में एडवाइस प्रोवाइड करती है। करीब एसेट आर अंडर आर एडवाइजरी इज़ नियरली 150 to 155 करोड़। आई एम एक्स IIT मद्रास, एक्स L&T, एक्स वर्ली पर्सन। आई हैव वर्कड इन इंडिया, आई हैव वर्कड आउटसाइड ओवरसीज़, और मैं आज एक बहुत बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ आपके लिए। अच्छा, कितनी बार आपको लगता है कि कोई स्टॉक था जो बहुत अच्छा कर रहा था, पिछले 2 साल से 3 साल से अच्छे फाइनेंशियल्स आ रहे थे और प्राइस वाइज भी बहुत अच्छा कर रहा था, और आपने स्टॉक को ख़रीदा और स्टॉक करेक्ट हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, राइट। स्टॉक बहुत ही अच्छा कर रहा था, स्टॉक ने 6 गुना 7 गुना बनाया पैसा, लेकिन जैसे ही आपने ख़रीदा स्टॉक 40% करेक्ट हो गया। ओके, ज़्यादातर न्यू कमर्स के साथ यही होता है। मान लीजिए आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस्ड हो गए मार्केट में, आपने सोचा कि मुझे टॉप पर कभी नहीं खरीदना है, आपने करेक्शन का वेट किया। कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है, मार्केट स्टॉक ने 6 गुना 7 गुना बनाया, आपने नहीं खरीदा, स्टॉक ने करेक्ट हुआ 25 से 30%, वहाँ से थोड़े से रिवाइवल के साइन मिले आपको, आपने वहाँ पर ख़रीदा, स्टॉक ने फिर भी कुछ नहीं किया, स्टॉक 30% वहाँ से भी करेक्ट हो गया, राइट। आपने ख़रीदा ताकि आप मार्केट के करेक्शन के बाद आपने ख़रीदा, आपको लगा कि मार्केट स्टॉक ने 30-40% करेक्ट किया है, तब भी स्टॉक वहाँ से भी 30-40% करेक्ट हो गया। कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है, जब स्टॉक 50 से 60% तक करेक्ट हो चुका है, स्टॉक अंडर वैल्यूड है, आपने उसको ख़रीदा और स्टॉक ने कुछ नहीं किया, आने वाले साल 2 साल 3 साल तक वो स्टॉक लगार्ड बन के रहा और आपने कोई प्रॉफिट आप उसमें नहीं कमा पाए। और डेफिनेटली ये तो आपके साथ हुआ ही होगा। कितनी बार आपके साथ ये हुआ है कि कोई लगार्ड स्टॉक जिसने 3 साल 4 साल तक कुछ नहीं किया, आपने लास्ट में हार के उस स्टॉक को निकाल दिया अपने पोर्टफोलियो से, और वो स्टॉक आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर मल्टी बैगर बन गया, राइट। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के साथ यही होता है। 90% इन्वेस्टर्स को लगता है कि वो मार्केट के लिए बने ही नहीं हैं, या मार्केट एक रिग्ड गेम है, या फिर मार्केट में वो बहुत अनलकी हैं और मार्केट में साल 2 साल 3 साल बड़ा पैसा बनाने को ट्राई करते हैं, और जब नहीं बनता है तो मार्केट को छोड़ देते हैं। व्हाट इफ आई टेल यू मार्केट इज़ नॉट अ रिग्ड गेम एंड यू आर नॉट डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स रॉन्ग। आप बहुत सारी गलतियां नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ एक गलती कर रहे हैं, और वो उस गलती के बारे में मैं आपसे आज बात करने जा रहा हूँ। मोस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स डोंट मेक मनी बिकॉज दे डोंट गेट द साइकिल राइट। टू गेट द साइकिल राइट यू हैव टू। न्यूबी इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि मार्केट में कोई कंपनी के फाइनेंशियल्स को आपने देख लिया, P&L को देख लिया, बैलेंस शीट्स को आपने देख लिया, और तो यू आर एंटाइटल्ड टू मेक अ लॉट ऑफ मनी इन द मार्केट। आपने कोई पैरामीटर्स को देख लिया, ROC देख लिया, या फिर सेल्स ग्रोथ देख लिया, प्रॉफिट ग्रोथ देख लिया, तो पैसा तो बन ही जाएगा, ऐसा न्यूबी इन्वेस्टर्स को लगता है। बट जो रियलिटी है इससे फार 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 अवे है। क्वालिटी इन्वेस्टिंग तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है एक बड़ा पैसा बनाने के लिए मार्केट में। अगर आपको क्वालिटी इन्वेस्टिंग भी नहीं आता तो आपको मार्केट में होना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्वालिटी एक बेयर मिनिमम है आपको मार्केट में होने के लिए। बड़ा पैसा हमेशा ही जब आप यू विल गेट द साइकिल राइट तभी आपका बनेगा। द रियल गेम इज टू गेट द साइकिल राइट। टू अंडरस्टैंड टू गेट द साइकिल राइट आपको पहले समझना होगा कि साइकिल होता क्या है।
तो चलिए इसको 5 मिनट में हम समझते हैं। देयर आर 3 साइकिल्स जो कि प्रीडोमिनेंटली किसी भी स्टॉक प्राइस को प्रभावित करती हैं। एक है इकोनॉमिक साइकिल, बिजनेस साइकिल और सेंटिमेंटल साइकिल। इकोनॉमिक साइकिल बहुत अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो आर द साइकिल जो जिससे कंट्रीज होकर गुजरती हैं। जैसे कि आपको एक इकोनॉमिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है ये बताने के लिए कि भारत देश अच्छे इकोनॉमिक साइकिल से गुजर रहा है पिछले 15-20 साल से, 25 साल से। चाइना ने पिछले 30 साल में बहुत अच्छा किया है इकोनॉमिक वाइज। कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो डाउन साइकिल में चल रही हैं, पिछले 10-15 साल से उनका रिसेशन आया हुआ है, मंदी आई हुई है। अगर अमेरिका की भी अगर हम बात करें तो एक लैगार्ड फेस में चल रहे हैं वो पिछले 8-10 साल से, बट ओवरऑल अप साइकिल में है। तो ये साइकिल एक डेकेडल साइकिल होती है, एक डेकेडल स्टोरी होती है, 20-30-40 साल की स्टोरी होती है। और एज अ इन्वेस्टर हम इसको रियलाइज करते हैं बट इन्वेस्टिंग की कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं। दूसरी साइकिल होती है बिजनेस साइकिल। जिस तरह से कंट्रीज डाउन साइकिल और अप साइकिल में जाती हैं, बिजनेसेस भी अप साइकिल और डाउन साइकिल में जाते हैं। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपकी एक बोतल बनाने की फैक्ट्री है, आप 100 रुपये की बोतल बनाते हैं और 400 रुपये में बेचते हैं। आपका प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं, करीब करीब 75% हो गए। आपके इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा लग रहा है, वो प्रॉफिट में हैं, आपका स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है क्योंकि 75% इज समथिंग एवरीवन लुक्स फॉर। और आपका स्टॉक ने 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना किया। एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, एज अ बिजनेस ऑनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। लेकिन क्या यह जर्नी हमेशा रहने वाली है? नहीं, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स भी देखेंगे आपके इस प्रॉफिट मार्जिन को, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके गवर्नमेंट, रेगुलेटर, अगर आप सर्विस बिजनेस में हैं तो वो सभी इस साइकिल को, वो सभी आपके प्रॉफिट मार्जिन्स को नोट कर रहे हैं। अभी इसमें क्या होगा, आपने बहुत प्रॉफिट बनाया तो कंपटीशन भी आएगा, बहुत सारे लोग उसी बिजनेस में घुसने की कोशिश करेंगे, सब लोग बोतल बनाने की कोशिश करेंगे। वो लोग 100 रुपये पर बना के 150 रुपये तक भी बेचने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनको मार्केट कैप्चर करना है। इसको बोलते हैं कॉम्पिटिशन। मान लीजिए कोई कॉम्पिटिटर है, उसको पता है कि मार्केट में डिमांड है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बोतल बनाने की कोशिश करेगा और उससे भी आपके बोतल्स के प्राइसेस नीचे जाएंगे। इसको बोलते हैं कैपेक्स। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट रूल लेकर आ गई क्योंकि आप बोतल 100 रुपये में बना रहे हैं, 200 रुपये से ज़्यादा नहीं बेच सकते। इसको बोलते हैं रेगुलेटरी बॉटलनेक्स। अगर ये 3 या 4 या फिर इसमें से कोई भी एक चीज़ होती है आपके साथ, तो आपके बिजनेस में डाउन साइकिल आना चालू हो जाती है। आपके प्रॉफिट मार्जिन्स घटने लगते हैं, आपकी कंपनीज के प्रॉफिट घटने लगते हैं अगर सेल्स सेम रही तो। अगर सेल्स ग्रोथ भी कर रही है तो भी आपके प्रॉफिट मार्जिन्स जो कंपेरेटिव फिगर है वो भी घटने लगता है। और जब ऐसा होता है तो आपके इन्वेस्टर्स दे आर अगेन सीइंग इट और आपके स्टॉक्स को धीरे धीरे एग्जिट करने लगते हैं। अगर आप छोटी कंपनी हैं तो आप 50%, 60% का भी एक फॉल देख सकते हैं आपके स्टॉक्स में, इवन दो आपके प्रॉफिट्स भाग रहे हैं। और अगर आप बड़ी कंपनी है तो 10-20% का आपका स्टॉक करेक्ट कर सकता है और उसके बाद आपका स्टॉक भी टाइम करेक्शन तो एटलीस्ट देख ही सकता है। और तीसरी साइकिल है सेंटिमेंट साइकिल। आप देखते हो कंपनीज के प्रॉफिट्स, लॉस, सेल्स सेम रहते हुए भी स्टॉक्स 20% ऊपर और 20% नीचे होता ही है अगर आप एक साल की बात करें तो। ये होता है सेंटिमेंटल साइकिल की वजह से। इसके क्या कैटलिस्ट हैं? न्यूज़ कैन बी वन ऑफ द कैटलिस्ट। मोमेंटम इन्वेस्टर्स जो डेली लेवल पर ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे वगैरह, या फिर कुछ छोटे छोटे रेगुलेटरी इश्यूज़ या फिर छोटी छोटी न्यूज़, ये सब होता है इसलिए स्टॉक 15-20%। और चूंकि यह फ्री मार्केट है इसलिए ये भी एक कारण है कि ये 15-20% का आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली 90-95% इन्वेस्टर्स यही सेंटिमेंटल साइकिल में घुस के रह जाते हैं। वो कुछ न्यूज़ को ट्रैक कर रहे हैं, उनको लगता है न्यूज़ आएगी स्टॉक 10-15% भागेगा। उनको लगता है कोई टेक्निकल पैरामीटर मिल जाए, कोई ब्रेकआउट मिल जाए जहाँ से स्टॉक 10-15% दे दे, 20% दे दे। 90 से 95% इन्वेस्टर इसी सेंटिमेंटल साइकिल के ट्रैप में फंसे हुए हैं। जबकि सबसे बड़ा पैसा बिजनेस साइकिल से बनता है गाइस। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रेडिक्टेबल भी है क्योंकि ये एक बहुत सटल साइकिल है। 3 साल, 5 साल, 7 साल में प्ले आउट करती है।
आपको सिर्फ बाय करना है और होल्ड करना है। अब मैं आपको बताता हूँ ये तीनों साइकिल किस तरह से स्टॉक प्राइस को आपके अफेक्ट करती हैं। जब आप इकोनॉमिक साइकिल, बिजनेस साइकिल और सेंटिमेंटल साइकिल को सुपर इम्पोज करते हैं या ओवरलैप करते हैं, तब आपका आता है स्टॉक प्राइस। आप देख सकते हो यहाँ मैंने इकोनॉमिक साइकिल, बिजनेस साइकिल और सेंटिमेंटल साइकिल को ओवरलैप किया है और यहाँ से सीधा सीधा आपका स्टॉक प्राइस दिख रहा है आपको। हम एज अ वैल्यू इन्वेस्टर ये जो मिनिमम इंट्रिंसिक वैल्यू और मैक्सिमम इंट्रिंसिक वैल्यू को पता करने की कोशिश करते हैं। ये किस तरह से हम पता कर सकते हैं? फाइनेंशियल्स के द्वारा, वैल्यूएशंस के द्वारा, इंडेक्सेशन के द्वारा। जब जो सेक्टर्स हैं, जो कंपनीज हैं जिन्होंने पिछले 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से कोई रिटर्न नहीं दिया है, उसके द्वारा। और हम इन जोन्स को पता करने की कोशिश करते हैं कि जहां हम खरीदें और हमको ज़्यादा वेट ना करना पड़े स्टॉक के मल्टीबैगर होने से पहले। इसको थोड़ा सा डाइसेक्ट करते हैं। क्या होता है जब आप हॉट स्टॉक्स खरीदते हैं? अब देखिए, इकोनॉमिक साइकिल तो अपना काम कर ही रही है, चाहे अप साइकिल हो या डाउन साइकिल हो। इंडिया कंट्री की बात कर रहा हूँ, इसलिए ये अप साइकिल में है। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसने बिजनेस साइकिल के जरिए बहुत अच्छा पैसा बना के दिया है स्टॉक होल्डर्स को, और फाइनेंशियल वाइज उसने बहुत अच्छा किया है, और सेंटिमेंटल साइकिल भी उस कंपनी का बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये हो गया आपका क्यूरियस केस ऑफ रिटेल इन्वेस्टर नंबर 1। इसका मतलब आपका बिजनेस साइकिल भी पीक पर है और सेंटिमेंटल साइकिल भी पीक पर है, और अगर आप यहाँ पर खरीद रहे हैं तो आप उस कंपनी को प्रॉपर टॉप पर खरीद रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर मान लीजिए बिजनेस साइकिल बहुत अच्छा किया है पिछले 3-4 साल में, लेकिन सेंटिमेंटल साइकिल के रूप में कंपनी आज की डेट में -15 से 20% पर करेक्ट हो चुकी है, तो आप यहाँ खरीद रहे हैं। दोनों ही केस में अगर आप चाहे यहाँ खरीदें या यहाँ खरीदें, आपका ये फ्यूचर है। अगर आप एक लार्ज कंपनी है तो आप टाइम करेक्ट करेंगे, 3 साल 4 साल लग जाएंगे आपको आपके बाइंग प्राइस पर आने के लिए ही। अगर आप छोटी कंपनी हो तो आप 50, 60, 70% का भी एक करेक्शन देख सकते हो। कुछ अगर मैं एग्जांपल दूं तो ये 2022 का एक ट्वीट है मेरा, जहां मैंने बोला कि वन ऑफ माई स्टॉक KRBL इज डाउन 10%, while Asian Paint is down only 1.3%. I would still buy more of KRBL today than Asian Paints at current valuation. That is delayed gratification for me. In 2022, 14 फरवरी 2022। फनी चीज़ ये है कि KRBL ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है पिछले 2 साल में, और इसीलिए मैं बार बार इस एग्जाम्पल को शेयर करता हूँ। KRBL ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। स्टिल अगर कंपैरेटिव परफॉर्मेंस की बात करें तो KRBL ने एशियन पेंट को करीब करीब 20 से 25% ईयरली रिटर्न्स से आउट परफॉर्म किया है। क्या हुआ एशियन पेंट के केस में? एग्जैक्टली द सेम थिंग जो मैंने आपके साथ बोतल वाला एग्जांपल शेयर किया। अच्छा खासा कैपेक्स आ गया, न्यू प्लेयर्स की वजह से मार्केट डिसरप्ट हो गया, और सप्लाई डिमांड का जो गैप था वो पूरी तरह से फिल हो गया, इनफैक्ट रिवर्स हो गया। और यही कारण हुआ कि एशियन पेंट्स के जो प्रॉफिट मार्जिन्स थे गिरने लगे, और वैल्यूएशन जो 100 और 120 का पी मल्टीपल मिलता था, आज की डेट में 50 और 60 के मल्टीपल पर है, और अभी भी वो डाउन साइकिल में ही चल रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ क्या हुआ मैंने आपको अभी बताया। हम मिनिमम और मैक्सिमम इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। 2020 में जब हमने मैक्सिमम इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करी हिंदुस्तान यूनिलीवर की, तो वो 3059 रुपये आ गई। आज 4 साल हो चुके हैं गाइस। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 2873 से ऊपर का भाव नहीं दिखाया है। मार्च 2020 में आप कुछ भी खरीदते, लेट्स से 23 मार्च 2020 को आप कुछ भी खरीदते, आपका 4 गुना 5 गुना हो गया होता। आपका पूरा पोर्टफोलियो वाइज भी अगर आप देखें तो 3 गुना 4 गुना हो गया होता। लेकिन मैं ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूं जिन्होंने मार्च 2020 में हिंदुस्तान यूनिलीवर को खरीदा। क्यों? क्योंकि फिर से वो सेंटिमेंटल साइकिल के ट्रैप में फंस गए। जब मार्च 2020 में मार्केट करेक्ट कर रहा था, निफ्टी 5% 10% से डेली लेवल पर नीचे गिर रहा था, हिंदुस्तान यूनिलीवर रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा के 5 से 10% डेली ऊपर जा रहा था। तो उनको किसी ने बताया कि इस स्टॉक में रिलेटिव स्ट्रेंथ है, आपको इस स्टॉक में जाना चाहिए। तो उन्होंने उन अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देखा जो अंडर वैल्यूड थी, उन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर में पैसा लगाया, और आज 4 साल हो गए हैं। 4 साल इज़ प्रीटी लॉन्ग टर्म बाय द वे, और उनका आज तक पैसा 0 या ±10% पर है। तो यही होता है जब आप किसी भी इंडस्ट्री के टॉप साइकिल पर खरीदते हैं। सेम चीज़ एशियन पेंट में भी मैंने आपके साथ शेयर करी।
एक और एग्जांपल देखते हैं। ये ब्लॉग में मैंने ट्रैप्स को कवर किया है 2021 में, और मैंने बात करी है आईटी और स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज की। बिजनेस हैव परफॉर्म्ड वेल इन द पास्ट, स्टॉक प्राइसेस हैज आउटडन द परफॉर्मेंस, even next 2 year forward fundamentals are priced in their stocks and now they have corrected, this is where they are and I have shared कि IT stocks और chemical stocks कहाँ पर हैं, और जब आप यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपका फ्यूचर होता है। और यही एग्जैक्टली यही फ्यूचर मिला है IT और स्पेशलिटी केमिकल्स में जिन्होंने इन्वेस्ट किया आज से 2 से 2.5 साल पहले। अब समझते हैं क्या होता है जब आप अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए कोई सेक्टर है जो चल नहीं रहा है, आज से 2020 की बात करें तो पावर सेक्टर की बात करें, या फिर 2020 में बात करें तो पब्लिक सेक्टर की बात करें, या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें, इंफ्रा कंपनीज की बात करें, या फिर अगर मैं आपको 2020 में इंफ्रा कंपनीज में होल्डिंग्स लेने के लिए बोलता तो शायद आप मुझ पर ही हंस देते, क्योंकि उस समय पर एक ऐसा चलन था कि PSU कंपनीज गवर्नमेंट की कैश काउ कंपनीज होती हैं, या फिर इंफ्रा में कौन इन्वेस्ट करता है, इंफ्रा स्टॉक्स ने कभी रिटर्न्स बना के नहीं दिया, या फिर पावर सेक्टर में प्रॉफिट मार्जिन्स नहीं है, उसमें क्यों जा रहे हो। इस तरह की बातें 2020 और 21 में होती थी। बट व्हाट हैपन्स व्हेन यू बाय अंडर वैल्यूड स्टॉक्स, दिस इज व्हाट हैपन्स। तो देखिए कंपनीज, इस चार्ट में अगर आप देख रहे हैं कि इस कंपनीज ने पिछले 3 से 4 साल में कुछ भी नहीं किया है, ये वो टाइम होगा जब लोग इस सेक्टर के बारे में बहुत ही पेसिमिस्टिक होंगे, या कंपनी के बारे में भी हो सकते हैं, बहुत पेसिमिस्टिक होंगे। इन्वेस्टर्स ने इन स्टॉक्स को या इन कंपनीज को या इन इंडस्ट्री को अबेंडन करके रखा है, कोई भी मीडिया आउटलेट इनके बारे में बात नहीं कर रहा होगा, और ज़्यादातर लोग इन इंडस्ट्रीज को या इन बिजनेसेस को सनसेट इंडस्ट्री बोल रहे होंगे। जब आप फाइनेंशियल्स में देखेंगे तो इनके प्रॉफिट्स ऑल टाइम हाई होंगे, इनके रेवेन्यूज अच्छे होंगे, बट ज़्यादातर मीडिया का जो परसेप्शन होगा इनके खिलाफ खराब होगा। क्यों खराब होगा? क्योंकि पिछले 2-4 क्वार्टर से या 6 क्वार्टर से बहुत ही इनके फाइनेंशियल्स में थोड़ा सा ही ग्लिच आया हुआ होगा, या थोड़ा सा इनके फाइनेंशियल्स खराब हुए होंगे, और स्टॉक तो करेक्ट हो ही रहा है पिछले 3 साल से 4 साल से। तो जब बिजनेसेस में ऐसा होता है, और सेंटिमेंटल साइकिल चाहे अप हो या डाउन हो, +-20%, मैंने जैसा कि बताया कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही केसेस में आप यहाँ बाय कर रहे हैं, और जब आप यहाँ बाय करते हैं ये आपका फ्यूचर है। 3 से 4 साल, 5 साल का अगर आप वेट पीरियड मानते हैं तो आप वो मल्टीबैगर अपॉर्चुनिटीज़ जो 5 गुना, 10 गुना, 6 गुना का जो आप टारगेट कर रहे हैं मार्केट में, बड़ा पैसा बेसिकली, वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन यू बाय अंडर वैल्यूड स्टॉक्स। अगर मैं अंडर वैल्यूड स्टॉक की एग्जाम्पल दूँ, 2019 में एक BS4 BS6 का इशू आया हुआ था। आज की डेट में अगर हम ऑटो सेक्टर कंपनीज़ की बात करते हैं तो लोग EV और नॉन EV दो ही तरीके से कंपनीज़ को जज करते हैं, बट 2019 में ऐसा कोई इशू नहीं था। तब BS4 और BS6 का एक इशू था, गवर्नमेंट रेगुलेशन लेकर आई हुई थी, और उस रेगुलेशन की वजह से ऑटो सेक्टर के तो स्टॉक गिरे ही हुए थे। एक और सेगमेंट है जो ऑटो सेक्टर से जुड़ा हुआ है, ऑटो एंसेलरी, उनके स्टॉक में बहुत अच्छा खासा भूचाल आया हुआ था, और हमने 2 स्टॉक्स को पकड़ा, GNA एक्सेल और FM इंडस्ट्री। किस बेस पर पकड़ा? GNA एक्सेल तो एक्सेल शाफ्ट बनाता है, चाहे BS4 आए या BS6 आए, एक्सेल शाफ्ट की जरूरत तो ऑटो कंपनीज को पड़ेगी ही। इसी तरह से FM इंडस्ट्री, ये ऑटोमेटिव लाइटिंग और ग्लास प्रोडक्ट्स बनाते हैं, चाहे BS4 हो या BS6 हो, FM इंडस्ट्री तो अपना काम करेगा ही। और इन कंपनीज के मार्केट शेयर भी 30-30, 40-40% थे, और B2B बिजनेस थे, इसलिए इनके स्टॉक भी बहुत ज़्यादा गंदे गिरे हुए थे, क्योंकि एक डाउन साइकिल था ऑटो कंपनीज में। और हमने 2019 में GNA एक्सेल और FM इंडस्ट्री को खरीदा, करीब करीब 140 पे हमने GNA एक्सेल को खरीदा, 850 पर बेचा। FM इंडस्ट्री को हमने 360 पे खरीदा, करीब करीब 2400 पर बेचा। ये प्री स्प्लिट प्राइस है FM इंडस्ट्री में। अगर मैं दूसरी एग्जांपल की बात करूं, 2021 में रियल एस्टेट में कोई बहुत बड़ा पेसिमिज्म था, कोई बाइंग नहीं करना चाहता था। हमारे वैल्यूएशन और क्वालिटी पैरामीटर्स के हिसाब से मैराथन नेक्स्ट जेन कंपनी को हमने खरीदा, 56 रुपये पर खरीदा। आज की डेट में 650 रुपये का प्राइस चल रहा है। इसके अलावा अगर मैं पावर कंपनीज में बात करूं, नव भारत वेंचर हमने 47 रुपये पर खरीदा, आज 650 रुपये है। पावर मैक हमने 400 रुपये पर खरीदा, वो 4000 या 6000 रुपये भी चल रहा है। इसके अलावा टाटा पावर हमने करीब 40 रुपये पर खरीदा, हमने 250 और 250 पर बेचा, अभी 400 रुपये चल रहा है।
तो जब आप अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को खरीदते हैं साइकिल आने से पहले थोड़ा सा, तो आपका वहाँ पर ही बड़ा पैसा बनता है। आज की डेट में मैं बहुत लोगों को देखता हूँ डिफेंस कंपनीज के पीछे पागल हुए हुए हैं। मझगांव डॉक हमने 260 रुपये पर खरीदा फरवरी 2022 में, और हमारा जो एग्जिट प्राइस था 2250 था कुछ, और अगर मेरा छोटी क्वांटिटी पर एक फाइनल एग्जिट देखा जाए तो 4800 रुपये था। तो बड़ा पैसा हमेशा तभी बनेगा जब आप पेसिमिज्म में इन्वेस्ट करेंगे, जब आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे जिनको लोग अबेंडेंट सेक्टर और आउट ऑफ फेवर सेक्टर बोल रहे हैं। किस तरह से आप उन आउट ऑफ फेवर सेक्टर कंपनीज को पता लगा सकते हैं? ऐसे सेक्टर्स जिन्होंने इंडेक्स के मुकाबले बहुत बेकार परफॉर्म किया है पिछले 2-3 साल में। अगर निफ्टी ने 25% 30% दिया है तो हो सकता है वो इंडेक्स -15% 10% पर होंगे। ऐसे बुल मार्केट में ऐसे केसेस नहीं मिलेंगे, और इसीलिए आपको सही टाइम का वेट करना पड़ता है ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए। ऐसे सेक्टर्स जैसा कि मैंने बताया, लोग उनको सनसेट इंडस्ट्री कह रहे होंगे। मुझे याद है बहुत अच्छे से, मैं एक ट्विटर पे स्पेस ले रहा था, कुछ 1000 लोग थे उस स्पेस में, और जैसा ही मैंने ये बोला, आज से 2 साल पुरानी बात है 22 में, मैंने ये बोला कि लुब्रिकेंट स्पेस बहुत अच्छा स्पेस लग रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, 1000 के 700 रह गए, क्योंकि उस टाइम पर एक ईवी का बहुत हाइप था। और जब लोग ईवी की बात कर रहे थे तो लुब्रिकेंट कंपनीज को एज अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सुनना इटसेल्फ उनके लिए पचाने वाली बात नहीं थी। तो जब हाइप बहुत ज़्यादा होता है किसी एक सेक्टर का और उसके अगेंस्ट कोई दूसरा सेक्टर होता है, हम उसमें अपॉर्चुनिटी हो भी हमारी आंखों के सामने, तो भी हम उसमें बाइंग करने से पहले 10 बार सोचते हैं। हम सोच ही नहीं पाते कि वो स्टॉक भी मल्टीबैगर बन सकता है। उस समय हमने बहुत सारी स्टॉक्स के बारे में बात की जिन्होंने अभी अच्छा किया है, और उन्होंने हमने एग्जिट नहीं किया है, इसलिए मैं उन स्टॉक्स के बारे में बात नहीं करूँगा। अगर तीसरे सेक्टर की बात करें तो इंफ्रा सेक्टर, जिसमें अगर आप रेलवे इंफ्रा में अगर बात करें तो K&R रेल, हमने उसमें करीब करीब 16 से 17 गुना बनाया। मैराथन नेक्स्ट जेन जो कि डिफेंस इंफ्रा के अंदर आता है, या फिर टेक्समैको रेल जो कि अगेन रेलवे इंफ्रा के अंदर आता है, इनमें भी हमने मल्टीबैगर अपॉर्चुनिटीज़ बनाई। हम सब उनमें इसीलिए बना पाए क्योंकि जब वो पेसिमिज्म था तब हमने खरीदा। पेसिमिज्म में अच्छे फाइनेंशियल्स का वेट कीजिए, और जब वो अच्छे फाइनेंशियल्स आएँ और साइकिल्स आपको लगे कि यहाँ से एक टर्न हो सकती है, आप तब इन्वेस्ट करेंगे तो आप बड़ा पैसा बना पाएंगे। अगर एक स्लाइड में मैं आपको बता पाऊँ कि हमारी इन्वेस्टिंग थीसिस क्या रहती है, वो ये रहती है। जैसा कि मैंने बताया 2019 में हर कोई FMCG के पीछे भाग रहा था, तब हम ऑटो सेक्टर को ट्रैक कर रहे थे। आज 2020 में FMCG स्पेशलिटी केमिकल्स के पीछे भाग रहे थे, हम पावर और PSU कंपनीज को ट्रैक कर रहे थे। लोग IT कंपनीज, पेंट कंपनीज, स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज के पीछे भाग रहे थे। 2021 में हम लोग रियल इस्टेट और रियल्टी और हॉस्पिटैलिटी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे थे। एक हॉस्पिटैलिटी इन्वेस्टमेंट मैंने किया था और वो नहीं चला, तो वो भी मैं बताना चाहूँगा। 2022 में लोग IT, पेंट्स और न्यू जेन टेक का एक बबल आया हुआ था, पेटीएम, कार ट्रेड, नाइका। हम उस टाइम पर फार्मा कंपनीज, बैटरी कंपनीज, लुब्रिकेंट कंपनीज जैसी कंजर्वेटिव कंपनीज को ट्रैक कर रहे थे। 2023 में लोग रिन्यूएबल्स, ऑटो इंसलरी, अब लोग ऑटो इंसलरी और रिन्यूएबल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ऑटो इंसलरी हम 2019 में ट्रैक कर रहे थे, और हम आज की डेट में FMEG, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, रिटेल, कुछ रिटेल कंपनीज और बायोटेक कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं। और 2024 में भी 2023 की अपॉर्चुनिटीज़ को भी हम ट्रैक कर रहे हैं। इसके अलावा हम एग्रो केमिकल कंपनीज़ और कुछ कंपनीज़ हैं जिनके सेक्टर तो ओवर वैल्यूड हैं बट कंपनीज़ अंडर वैल्यूड हैं, ऐसी कंपनीज़ को हम आज ट्रैक कर रहे हैं, जबकि सब लोग ज़्यादातर PSUs में और रिन्यूएबल्स में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादातर जब हॉट सेक्टर्स में आप जाते हो तो आप पैसा इसलिए नहीं बना रहे हो क्योंकि फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, आप पैसा इसलिए बना रहे हो क्योंकि मोमेंटम है उन कंपनीज़ में, उनके स्टॉक्स में। और जब व्हेन दैट मोमेंटम एंड्स, ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट टू बी देयर, क्योंकि जब वो मोमेंटम जाता है तो वहाँ से होता है वाइप आउट चालू। आपका कैपिटल का जो आपने 2 साल, 5 साल, 10 साल तक सेव करके रखी हुई है, आपके किड्स हैं, आपकी वेल्थ जनरेशन के लिए, आपने नेक्स्ट जेन के लिए आप संभाल कर रख रहे हैं, उस कैपिटल का इरोजन होना चालू होता है जहां मोमेंटम खत्म होता है। तो गाइज, मोमेंटम के ट्रैप में मत फंसिए, ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट कीजिए जहां पेसिमिज्म है, वैल्यूएशन अच्छा है, और एक क्वालिटी के लिए
एक अच्छा रीजनेबल वैल्यूएशन मिल रहा है। तो गाइज ये था मेरा एक समरी ऑन सिक्लिकल इन्वेस्टिंग, जो कि मैंने पिछले 12 से 13 साल में सीखा है। उसका एक रॉ लर्निंग मैंने आपको देने की कोशिश करी। अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए और आप सच में जानना चाहते हैं क्या है वो स्टेप टू स्टेप प्रोसेस जिससे आपको मल्टी बैगर आप बना सकते हैं, आप बड़ा पैसा बना सकते हैं मार्केट में, तो आप कमेंट में डिटेल डालिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हमको डिटेल मिलते हैं तो हम डेफिनेटली एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे 1.5 से 2 घंटे का, जिसमें पूरा स्टेप टू स्टेप मैं आपको समझाऊंगा कि क्वालिटी क्या है, वैल्यूएशन क्या है, सिक्लिकल इन्वेस्टिंग क्या है, और फिर सिक्लिकल इन्वेस्टिंग को यूज़ कैसे करना है यूजिंग सिक्लिकल ट्रिगर्स, और किस तरह से आप सारा वो 3 सीक्रेट्स यूज़ करके एक बहुत बड़ा पैसा मार्केट में बना सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं दूसरा वीडियो बनाऊं इस पर, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जाकर डिटेल टाइप कीजिए। और आई होप दिस वाज वैल्यू एडिशन फॉर यू एंड थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।